हंसना जितना आसान है, हंसाना किसी को भी उतना ही मुश्किल है। जी बिल्कुल, और मुश्किल तो खास तौर से तब है कि जब आप पूरे समाज के सामने खड़े हों और समाज में से ही किसी को उठाकर उसको समाज के आईने की तरह पेश करें। जी हाँ, बात है थिएटर की। डेफिनेटली। और अगर हास्य के साथ तंज मिला दिया जाए तो व्यंग्य बनता है। हास्य प्लस तंज इज इक्वल टू व्यंग्य। जी बिल्कुल। वी कैन हैव दिस इक्वेशन। लेकिन नई सभ्यता नए नमूने, ये है नाटक का नाम, जिसे अभिनीत किया गया था कुछ दिन पहले इनहैबिटेड सेंटर में। इस प्ले में अभिनय किया और इसको निर्देशन किया था संजीव सचदेव ने। हमने इस जो प्ले हुआ था इसको अपने कैमरे में कैप्चर किया। आइए देखते हैं उसकी कुछ झलकियां, और उसके अलावा उसके साथ ही बातचीत करेंगे संजीव सचदेव से भी। अरे बाप रे, ये स्मृति सुबह सुबह कहां से आ गई यार? मैं तो तंग आ गया इससे प्रेम का नाटक करते करते। चाय भी नहीं पीने दी। ओहो, पूजो तुम थोड़ी देर तक संभालो, तब तक मैं जरा मेकअप करके आता हूँ। देखना जरा संभल के। हाँ आया। इधर कहाँ उधर जाइए, जल्दी से मेकअप कीजिए। और हाँ, 2 साल से आपके साथ हूँ, घास नहीं खो दिया, तब तक मैं संभाल लूंगा। जल्दी आइए, ठीक है? बस जरा संभल के। हाँ ठीक है ठीक है। आधुनिक नारी पर लिखना अत्यंत कठिन कर। नारी हृदय के रहस्य तो अगम्य है। कहा भी तो है, पुरुषस्य भाग्यम स्त्री चरित्र। तुम कितने महान हो कृष्ण। अभी तो नहीं, मगर तुम्हारा प्रेम मुझे अवश्य महान बना देगा। स्मृति, जानती हो, जिस दिन ये महाकाव्य छपेगा, इसकी पंक्ति पंक्ति प्रेमी जनों के हृदय में प्रेम का पहाड़ी झरना बहा देगी। लोग फिल्मी गीतों को भूल जाएंगे। स्मृति, जिस दिन ये महाकाव्य छपे, उस दिन हम दोनों अमर हो जाएंगे। सुनोगी अपने प्रेम का ये महाकाव्य? नहीं नहीं, इतना बड़ा महाकाव्य कैसे सुन सकूंगी? मुझे तो तुम्हारी बातें ही महाकाव्य से भी मधुर लगती हैं। अच्छा ये तो बताओ, हमारे प्रेम का ये महाकाव्य छप कब रहा है? मेरी मौत के बाद। ऐसी अशुभ बातें क्यों बोलते हो कृष्ण? सुनो, इसे जल्दी छपा क्यों नहीं डालते? कैसे छपा डालूं स्मृति, कैसे छपा डालूं? ओहो, प्रेस में दे दो, छप जाएगा। संजीव जी नमस्कार, और स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। आप एक युवा नाटककार हैं, अभिनय भी करते हैं, निर्देशन भी करते हैं जी। किस तरह के नाटक आप आजकल तैयार कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक कि डिमांड का सवाल है, ऑडियंस जो है, दिल्ली की ऑडियंस खासकर जी, वो कॉमेडीज देखना पसंद करती है। बिकॉज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी ट्रेजेडीज़ हैं ऑलरेडी, तो लोग उस ट्रेजेडी से अलग निकल के थोड़ा हंसना, थोड़ा लाइट फील करना चाहते हैं। तो आई थिंक द डिमांड इज़ फॉर कॉमेडीज़ एंड आई स्पेशलाइज इन कॉमेडीज़। संजीव, एक बात बताइए, अगर हम हिंदी नाटकों की तरफ देखें, और आपने कॉमेडी की बात की है जी, ऐसा क्यों है कि ज्यादातर हिंदी के जो कॉमेडी नाटक हैं वो अंग्रेजी से अडाप्ट किए गए हैं? क्या और ये सच्चाई है तो क्या हमारे पास ओरिजिनल कॉमेडी हिंदी में कम है, या हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं उन नाटकों को, और ज्यादा आसान लगता है अंग्रेजी से अडाप्ट कर लेना? देखिए, जहाँ तक हिंदी साहित्य का सवाल है वो बहुत ही गहरा है, एक समुद्र है। और जहाँ तक नए डायरेक्टर्स का सवाल है, वो इंडियन साहित्य को ना पढ़कर, ज़्यादा समय ना वहाँ बेकार कर जो ऑलरेडी पॉपुलर नाटक हैं उनको अडेप्ट करना, उनको डायरेक्ट करने में ज़्यादा अच्छा समझते हैं, ज़्यादा इजी होता है वो। लेकिन मेरे हिसाब से हिंदी साहित्य इतना वाइड है, इतना वास्ट है कि जिसके अंदर बहुत 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 कुछ है जिसको हम खोद के बाहर निकाल चाह सकते हैं। बट देयर इज नथिंग लेस देन, आई मीन देयर इज नथिंग लेस इन हिंदी साहित्य रादर देन इंग्लिश साहित्य। अच्छा, आपने तो अगर मैं सही संख्या बता रहा हूँ तो 4 नाटक हिंदी में आपने तैयार किए हैं और 4 अंग्रेजी में। जी। इनके विषय क्या रहे? सबका विषय बेसिकली तो कॉमेडी ही था, लेकिन मैं आपको सबके टाइटल्स एक बार बता देता हूँ। पहला नाटक जो मैंने खुद ने लिखा उसका नाम था नाम में क्या है। अच्छा। सो इट्स अ वेरी क्रिटिकल टॉपिक जिसके ऊपर मैंने खुद लिखा था। उसके अलावा मेरे नाटक रहे हैं मेरी क्या गलती, दूसरी शादी का चक्कर एंड एटीट्यूड्स, जो कि विकलांगता पे एक बेस्ड नाटक था, अंग्रेजी में था। एटीट्यूड्स 2, देन इट वाज गुड नेचर्ड मैन, दिस वाज अ ब्रिटिश प्ले, टोटली डन इन ब्रिटिश स्टाइल इंग्लिश। तो मेरे हिसाब से मैं ये नहीं समझता कि लैंग्वेज एक बैरियर होना चाहिए एक अच्छे आर्टिस्ट के लिए। तो इंग्लिश में भी हमने उतनी ही प्लेस किए जितनी हिंदी में। और फिर जो लेटेस्ट नाटक है उसका वो तो आप जानती हैं, नई सभ्यता नए नमूने। संजीव, अब हम थोड़े इकोनॉमिक्स पर आते हैं, जो कि विजय जी का विषय होता है, लेकिन इस बार मैंने वो विषय चुन लिया। और एक
कहा जाए कि एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट और स्ट्रगलिंग डायरेक्टर थिएटर के लिए दिल्ली में इकोनॉमिकली कितना वायबल है और कितना मुश्किल? देखिए, जहाँ तक इकोनॉमिक्स का सवाल है, आई हैव आल्सो डन माय MBA फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सो आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ ऑल द इकोनॉमिक्स बिहाइंड द सीन्स. बट आई थिंक जितने नाटक मैंने किए हैं आज तक मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ किसी में. एंड फाइनेंस का सवाल है तो देखा जाए तो मैं खुद फाइनेंस करता हूँ या फ्रेंड से या कोई जानकारी से थोड़ा पैसा वैसा लेके हम चलाते हैं किस तरह थिएटर को. बट एज अ बिजनेस आई डोंट थिंक इट इज़ वायबल unless more audience comes to the theaters. Like in Bombay it is totally a commercial thing. वहाँ पे आप चाहें तो एक नया नाटक प्रोड्यूस करना चाहें तो आपको प्रोड्यूसर्स मिल जाएंगे आसानी से. बट दिल्ली में अभी वो उतना पॉपुलर नहीं है थिएटर, जो कि मैं चाहता हूँ, आशा करता हूँ कि दिल्ली की ऑडियंस जो है वो थिएटर्स देखने आए और हमको बढ़ावा मिले, आपको हम ज़्यादा एंटरटेन कर पाएं. संजीव, आई वुड लाइक टू आस्क यू हियर वन क्वेश्चन कि कहीं कहीं कुछ ये कारण तो नहीं कि हमारा जो थिएटर, जो दिल्ली का थिएटर है, या तो हम अपने ऑडियंस को पूरी तरह से एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं, या हमारा जो अभी गहराई होनी चाहिए थिएटर में, जो परिपक्वता होनी चाहिए, परफेक्शन होनी चाहिए थिएटर में, वो कहीं हम भी लैक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो ऐसी फील्ड है, इसमें तो लाइक अ पर्सन इज लर्निंग हिज होल लाइफ, यू कैन नॉट बी परफेक्ट एवर. बट मेरे हिसाब से देखा जाए तो अगर थोड़ी मेहनत करके लोग अगर अच्छी चीज़ बनाएं तो ऑडियंस देखना पसंद करती है. ऐसी बात नहीं है कि दिल्ली में ऑडियंस नहीं है, बट इट इज़ नॉट सो मच कि उसको इकोनॉमिकली वायबल बिजनेस बनाया जा सके. जहाँ तक नए भरते हुए कलाकार हैं, जो भी मेरे पास नए सीखने आते हैं एक्टिंग वगैरह, सो वो यही कहते हैं कि भाई हमको कितना पैसा मिलेगा इस शो करने का. बट आई से यू हैव टू पे, आई विल नॉट पे यू. सो इट्स लाइक नहीं, लेकिन सवाल ये है साहब कि अगर ये परोपकार वाला किस्सा रहा जी, कि हर कोई परोपकार के लिए आएगा, आप भी परोपकार के लिए नाटक बनाएंगे और घर की रोटी चलाने के लिए कुछ और करेंगे, आपके जो कलाकार हैं वो भी आकर मुफ्त में काम करेंगे या कुछ चंदा देंगे आपको, तो नाटक का होगा क्या? जब तक ये कॉमर्शियली वायबल ना हुआ तो लगता है कि बात नहीं बनेगी. आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए थिएटर की. थिएटर हमेशा से ही एक समाज सेवा का भाव से ही किया जाता है, जो कि आजकल भी हो रहा है. बट देयर आर सर्टेन पीपल हु आर डूइंग इट ऑन अ लार्ज स्केल, ज़्यादा पैसा लगा के बड़े शोज करते हैं, तो उनके लिए शायद ये वायबल हो जाता हो. लेकिन संजीव, यहाँ मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी. आपने अभी कहा कि आपके पास बहुत सारे नए कलाकार आते हैं, और जैसे हिस्ट्री उठा के देखें, आपने कहा तो पैशन इन थिएटर इज रिक्वायर्ड. बट डोंट यू थिंक द पैशन इज टर्निंग इनटू फैशन? वेरी राइट. पैशन भी बनता जा रहा है थिएटर करना आजकल. बिल्कुल. लेकिन देखा जाए तो थिएटर एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको पर्सनल ग्रोथ बहुत होती है. चाहे आपको कुछ पैसा मिले ना मिले, लेकिन उसको करने में इतनी सेटिस्फैक्शन है, इतनी पर्सनल ग्रोथ है, यू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, यू लर्न सो मच अबाउट ह्यूमंस, ह्यूमन साइकोलॉजी एंड ऑल दैट. पर उतनी कमिटमेंट है, वही मैं बात कर रही हूं. कमिटमेंट इज लैकिंग. Commitment is lacking. Everybody wants to become a star, but nobody wants to work hard. So that is the bottom line. Everybody wants glamour, everybody wants शोहरत, लेकिन उसके लिए मेहनत करने को बहुत कम लोग तैयार. अच्छा, अभी आपने एक सवाल, एक मुद्दा उठाया था कि नाटक का काम जो है वो समाज के लिए कुछ उपयोगी होना है. पर सवाल ये है कि क्या समाज के लिए नाटक उपयोगी भी हो और उसके साथ साथ एंटरटेनिंग भी हो? बिल्कुल. तो ये एक चुनौती है. अगर नाटक एंटरटेनिंग होगा तो लोग आएंगे तो पैसा मिलेगा तो नाटककार जो है वो मजबूत होगा, थिएटर मजबूत होगा. तो कहीं जो फेलियर है वो थिएटर वाली तरफ है या समाज की तरफ है? मैं तो कहूँगा दोनों तरफ से ही है, कि हमारी तरफ से भी लाइक पैसों के अभाव के कारण हम भी इतनी रेगुलरली प्लेज नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं, और लोग भी जो हैं वो कहीं, अगर सपोज इफ़ यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द थिएटर और आपने किसी अच्छा प्ले, बाई चांस आपको अच्छा प्ले नहीं लगा हो, तो आप कभी थिएटर देखने जाएंगे नहीं. तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन. लेकिन ऐसी बात नहीं है, अच्छे काम करने वाले भी हैं दिल्ली में और बुरे काम करने वाले भी हैं, तो उससे इमेज का भी काफ़ी फर्क पड़ जाए. सो आई थिंक एज फार एज आई एम कंसर्न, आई बिलीव इन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी. हम लाइक एक प्ले बनाते हैं 6 महीने में, लास्ट प्ले हमको 6 महीने लगे बनाने के लिए, बट आई एम फुली सेटिस्फाइड विद इट्स रिजल्ट एंड एवरीथिंग, बट स्टिल आई डिडंट मेक एनी मनी ऑन इट. अच्छा कनुप्रिया, आपको शायद मालूम होगा कि संजीव एक थिएटर संगठन जिसका नाम आकांक्षा है वो भी चलाते हैं. तो आकांक्षा से क्या आकांक्षाएं हैं आपको? जी, आकांक्षा का तो जैसे मतलब है कि इट्स अ विश. सो इट्स अ विश फॉर अ वेल बैलेंस्ड सोसाइटी, a society free of all ills like corruption, unemployment, child labor, unethical wrongs which people do. So बहुत सारी चीज़ें हैं समाज में जिसके ऊपर काम किया जा सकता है, और मेरे हर प्ले में किसी न किसी एक मुद्दे को टच करके उसको सुधारने की कोशिश की गई है. तो मेरे हिसाब से
एंटरटेनमेंट तो है, लेकिन उसके अंदर जो एजुकेशन पीछे छुपी हुई है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रॉपर थिएटर पर्सन. ही शुड बी more committed to educating the society, not just entertaining. अच्छा, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि अभी हमने आपसे जैसे बात सुनी कि नाटक के लिए आपको जेब से भी खर्च करना पड़ता है, आपके कलाकारों को भी करना पड़ता है, पर सवाल है ऐसी सिचुएशन आए कि जिसमें समाज भी साथ शामिल हो, सिर्फ आप ही अकेले अकेले ये लड़ाई न लड़ें, उसके लिए ये है कि नाटक को मशहूर करना होगा, लोगों को आकर्षित करना होगा. अब यहाँ बिना पक्ष लिए हुए कि आप किस तरफ हैं, ऐसा क्या क्या होना चाहिए कि नाटक मशहूर हो, लोग उसमें शामिल हों और थिएटर करने वालों की भी जेब इतनी गर्म रहे कि वो नए नाटक करके राजी हो? देखिए, मैंने जैसा कि पहले कहा कि लाइक इन बॉम्बे में थिएटर और मीडिया की इतनी ज़्यादा बोलबाला है कि इट्स लाइक एवरीडे जॉब. जैसे शाम को लोग ऑफिस से आते हैं तो कहते हैं आप कहाँ जाना है, चलो थिएटर देखने चलें. सो वहाँ है. और आप भी मैडम जानती हैं, यू आर ऑल्सो अ थिएटर पर्सन. आपका भी जो नया प्ले है राधा रोजी रुखसाना, वही मैंने देखा है. सो आप भी जानते होंगे जो कुछ मैं कह रहा हूँ, यू विल ऑल्सो अग्री विद इट, कि वहाँ पे इट्स अ कल्चर. तो जो कल्चर दिल्ली में नहीं है, उसके अंदर आई थिंक मीडिया कैन प्ले अ वेरी बिग रोल इन एजुकेटिंग द मासेस कि थिएटर क्या है. लाइक पिक्चर में तो वही फॉर्मूला है, एक हीरो, एक हीरोइन, एक विलन है, एंड में उनकी शादी होनी है हीरो हीरोइन की. लेकिन थिएटर में every play will have a different topic, every play will have something concrete for you to learn to educate yourself. और मेरे हिसाब से बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़ कि अगर स्कूल में जैसे रेगुलर क्लासेस के तौर पे अगर थिएटर सब्जेक्ट उनको पढ़ाया जाए तो मेरे हिसाब से उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क आता है. दे बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग. संजीव, हमने आपसे बहुत सारी बातचीत की, लेकिन हम चलने से पहले आपसे एक गुजारिश ज़रूर करेंगे और हमारे सारे दर्शक भी वेट करेंगे. अपना जो नई सभ्यता नए नमूने, उसमें आपने एक्ट भी किया है, तो हमें कुछ एक थोड़ा सा परफॉर्म करके दिखा दीजिए, एक डायलॉग या एक दो डायलॉग. ओके. लास्ट का डायलॉग बहुत ही ड्रामेटिक है, तो आई थिंक आई जस्ट से एक डायलॉग लास्ट का. आखिरी में क्या होता है कि जो प्रोटैगनिस्ट है वो पूरे प्ले में लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहता है, उनसे पैसे ऐंठता रहता है, तो लास्ट में जाके लोग उसको इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो तूने किया वो गलत है, लेकिन ही इज़ राइट इन हिज ओन वे. आज की सोसाइटी जो डिमांड करती है, ही इज़ बिकम लाइक दैट. सो उसको अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो. नीति का नाम मत लो बुलबुल, इस शब्द से मुझे बेहद नफरत है. नैतिकता का थोथा आदर्श केवल एक शब्द जंजाल है, दूसरों को उपदेश देने के लिए बहुत अच्छा साधन है, गरीबों को चूसने का एक शस्त्र है बस. और हां, जब तुम्हारे पिता घी में मिलावट करते हैं, अनाज में कंकड़ मिलाते हैं, तब कहां होती है ये नैतिकता? हाँ, मेरे पिता को झूठे आरोप लगाकर नौकरी से हटाया गया, तब कहां थी नैतिकता? मेरी बीमार मां ने मुझे कष्ट सहन कर मुझे पढ़ाया, मैंने ग्रेजुएट किया, वो भी फर्स्ट क्लास में. क्या फायदा हुआ? मुझे नौकरी नहीं मिली, दर दर घूमता रहा, हाथ पैर जोड़े, लेकिन मैं किसी सेठ, साहूकार, आला अफसर का भांजा भतीजा नहीं था. क्या यही मेरा दोष था? मुझे नौकरी नहीं मिली, मेरी बीमार मां ने मेरे सुखी घर के इंतजार में दम तोड़ दिया, मेरी इकलौती बहन को टीबी हो गई. कितना गिड़गिड़ाया, लेकिन सबने मुझे कुत्ते की तरह दुत्कारा, तब कहां थी नैतिकता? और तुम लोग मुझे नैतिकता सिखाते हो. अपने पिता से धोखाधड़ी कौन कर रहा है, मैं या तुम? अपने स्वार्थ के लिए उनसे रुपए ऐंठते समय कहां गई थी तुम्हारी नैतिकता? आज तुम जैसे लोगों के पैसों से मेरी बहन अच्छी हुई है, तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा, लेकिन कृपया नैतिकता के नाम पर केवल शब्द मत थूको. बहुत अच्छा संजीव, हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और ये आपने जीवन की सच्चाई हमें दिखाई, लेकिन फिर भी हम यही कहना चाहेंगे कि नैतिकता है और रहेगी. थैंक यू सो मच संजीव. थैंक्स लॉट. थैंक्स फॉर. जी साहब,